डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाइक लूटपाट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार, लूटी हुई बाइक भी बरामद। मनियारी थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद हत्या का मामला निकला फर्जी, परिजनों ने ही प्रेम प्रसंग में की थी हत्या। और उत्तर प्रदेश के बाद सूबे में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर राजनीति गरमाई, अल्पसंख्यक समुदाय ने भी किया कानून का विरोध। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बाइक छिनतई और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर हथियार, मादक पदार्थ और लूटी हुई बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एसएसपी जयंतकांत ने दी है। दरअसल अय्यापुर थाना क्षेत्र में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापेमारी दल का गठन करते हुए मौके पर छापेमारी की और 6 अपराधियों को खदेड़ कर गिरफ्तार किया, जिनमें संतोष कुमार, अजीत कुमार, विवेक कुमार, सोनू कुमार, विशाल कुमार और बच्चू कुमार शामिल हैं, जिनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और 1 किलो चरस बरामद किया गया है। वहीं इनसे पूछताछ के बाद दरभंगा में छापेमारी करते हुए एक साथ मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि पुलिस को लूटपाट की घटनाओं को रोकने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यह अपराधी लूटपाट और छिनतई की घटनाओं को अंजाम देते थे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने रोड के ऊपर लूटपाट करने वाले और बाइक को छीनने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। डीएसपी टाउन को गुप्त सूचना मिली कि अय्यापुर थाना क्षेत्र में कुछ लुटेरे इकट्ठा होकर एक बाइक को लूटने वाले हैं, बाइक सवार को लूटने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड पे 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से एक पिस्टल के साथ में 3 कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा अन्य सामान बरामद किया गया। और इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उन्होंने 5 लूटी हुई बाइकें जिसको दरभंगा से रिकवर किया गया और इसके अलावा 2 बाइक वो जिसका इस्तेमाल ये लूट के दौरान करते थे, टोटल 7 बाइकों को बरामद किया गया है। इस प्रकार अपराध के रोकथाम में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। क्या चीज़ बरामद है इनके पास से एक पिस्टल के साथ में 3 कंट्री मेड वेपन, इसके अलावा 7 बाइकें और अन्य सामान बरामद हुआ। लूटी हुई बाइक को क्या करते थे ये लोग? लूटी हुई बाइक को मुजफ्फरपुर और इसके अलावा दूसरी जगहों पर अपराधियों को बेच देते थे दरभंगा में, और जहां से वो अन्य अपराध में काम में आती थी, जिसको रोकने में पुलिस को सफलता मिली है। अंतर जिला गिरोह क्या? कुछ बाइकें दरभंगा से भी मिली हैं, जिस मामले में दरभंगा में भी रेड की गई थी और इन लोगों का संपर्क मुजफ्फरपुर और दरभंगा से रहा है। हाईवे पर ही लूटाना आपराधिक इतिहास अभी इन लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद में आगे की कार्रवाई होगी। हाईवे पर ही लूटपाट करते थे क्या? हाईवे पे लूटपाट करते थे या फिर गाड़ियाँ चोरी भी करते थे। मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव की लड़की का शव 31 मई को तुर्की से बरामद हुआ था। परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका को लेकर मामला मनियारी थाने में दर्ज करवाया था। पुलिस की जांच में यह मामला ऑनर किलिंग का निकला। मंगलवार को मामले में मृत युवती के परिजनों को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की तब पूरा मामला सामने आया। परिजनों ने लड़की की हत्या के बाद मामले को प्रेम प्रसंग का हवाला देते हुए अपहरण कर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
परिजनों के दिए गए बयान के आधार पर पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था और परिवार की इज्जत बचाने के लिए परिजनों ने ही लड़की की हत्या कर दी थी। लास्ट मंथ कुड़नी थाना क्षेत्र से एक लड़की की लाश बरामद हुई थी तालाब से। उसका चेहरे का पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ था जिससे पहचान छुप जाए उसकी। उसके बाद उसके परिवार वालों ने लड़की के अपहरण की और उसको गायब होने की एफआईआर कराई और 3 नामजद लड़कों को उसमें एफआईआर में नाम दिया। उसके अलावा हमारा जब इन्वेस्टिगेशन चला तो मालूम पड़ा कि वो जो लाश है वो परिवार वालों ने खुद ही उसको मारा था। इस लड़की का संबंध एक लड़के के साथ था जो कि लोकल लड़का था और उसी के चलते परिवार वाले इसके विरोध में थे। लड़की का मोबाइल भी तोड़ा, जब्त किया, घर में लड़की को मारा। उसके बाद पड़ोस की एक लड़के से ऑल्टो गाड़ी लिया, ऑल्टो गाड़ी में ले करके कुड़नी में एक जो तालाब है वहाँ जाके उस लाश को फेंक दिया। फेंकने से पहले उसका चेहरा भी डिस्ट्रॉय किया ताकि उसकी पहचान गुप्त रह सके। कैसे ये इतना भेदन हो सका है इसका कुछ? इसमें हम लोगों को जब इन्वेस्टिगेशन चला तो कई लोग सामने आए जिसने जो बताया कि ऐसे ऐसे इसमें एंगल हो सकता है। जो लड़की का चाचा है वो भी सहयोग किया, उसने भी आकर के सच्चाई बताई। उसके बयान पे और जो पकड़ाए हैं माँ बाप दोनों पकड़ा गए हैं लड़की के, उनके कन्फेशनल के आधार पे और जो घर के अन्य परिवार वाले हैं जो इसका विरोध कर रहे थे उनके बयान पे ये केस सॉल्व हुआ है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिपाटी को जमीन पर उतारने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा बनाए गए हुए इस कानून का बिहार के मुजफ्फरपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अब विरोध करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बीते कई दशकों से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराए जाने को लेकर अब तक देश में विभिन्न सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के द्वारा इस कानून के लागू किए जाने और विपक्ष के द्वारा विरोध किए जाने को लेकर लगातार एक दूसरे के ऊपर टालने का काम किया जाता रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के पक्की सराय इलाके में जब डेन न्यूज की टीम पहुंची और हमारे संवाददाता ने जब यूपी की जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बातचीत करने की कोशिश की तो क्या कुछ कहा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, यह आप भी सुने। देखिए 2 बच्चे 4 बच्चे कम से कम 4 कंधा होना चाहिए। 4 कंधा होगा तो 4 पाया रहेगा तब खूंटा मजबूत रहेगा, 2 से मजबूत नहीं होता है। जो सरकार खुद शादी नहीं की हुई तो बच्चे की अहमियत वो क्या जाने। बच्चा किसे कहा जाता है, औलाद किसे कहा जाता है, औलाद का दर्द क्या होता है वो योगी सरकार को क्या मालूम। वो खुद शादीशुदा होते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि दर्द क्या होता है, औलाद क्या होता है। जिसे कंधा देने वाला कोई खुद नहीं है वो दूसरे को क्या रोकेगा। इसलिए रोजी रोटी है अल्लाह का, हम योगी सरकार नहीं है, औलाद है, ठीक है रोकना ठीक है, मगर लिमिट होना चाहिए कि 3 हो 4 हो होना चाहिए। 10-5 से कोई मसला हल नहीं होने वाला है। 3-4 हो, जो कम से कम 4 हो, 4 कंधा मजबूत हो। इसलिए योगी सरकार ये क्या समझेगी कि औलाद का दर्द क्या है, वो तो खुद बे औलाद है। विरोध है कि हम लोग जो है ना भैया इस्लामी तरीक़ा से देखा जाए तो एक बच्चा नहीं, समझे, आप जय भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। खिलाने वाला अल्लाह ही है, सबको पालने वाला अल्लाह है, सबको रिस्क देने वाला अल्लाह ही है, खिलाता भी अल्लाह ही है, मराता भी अल्लाह ही, सब चीज़ अल्लाह ही करने वाला है, दुनिया में कोई नहीं करने वाला। हमारे देश की जनसंख्या एक बड़ी समस्या है, उस पर कंट्रोल करना अनिवार्य है, उस पर आपकी क्या कहना है? कंट्रोल नहीं करिए, वो जो जितना देगा अल्लाह वो बेहतर है, उस पर कंट्रोल नहीं करना है। योगी सरकार वो रोक रहे हैं तो अपने तरफ से गुनहगार हो जाएंगे। योगी सरकार इस पर रोक लगा रहा है। रोकने दीजिए उसको, हम नहीं रोकेंगे, हमसे नहीं रुकेगा। देखिए योगी सरकार यूपी में जो अब 1 साल बची है, ये पूरी तौर से योगी सरकार वहाँ पे विफल है, कोई भी विकास काम नहीं हो पाया है। तो ये कानून नया लाकर हिंदू मुस्लिम करके ये चाहते हैं कि वोट बैंक फिर से पुनः हमारे झोली में आ जाए और फिर हमारी सरकार पुनी बन जाए। तो ये सरासर कानून गलत है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि कानून जो है बरसों से लाया गया है, लेकिन जब तक सरकार शिक्षित नहीं करेगा महिलाओं को और युवाओं को, तब तक ये कोई भी कानून आप बना लीजिए, कोई भी कानून बन जाए। आप देख लीजिए 3 तलाक जो कानून बना, क्या 3 तलाक नहीं हो पा रहा है? आए दिन ये केस मिल रहा है। तो कानून से कुछ नहीं होगा, जागरूक करना होगा। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि
महिलाओं को पढ़ाना होगा, शिक्षित करना होगा, तब जाके एक बच्चा 2 बच्चा से ज़्यादा नहीं होगा। महिला जब जागरूक होगी तब खुद ब खुद जो है वो जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाएगी। लेकिन ये कानून बना के ये सिर्फ ढोंगी बाबा का रूप में देने का काम कर रही योगी सरकार, क्योंकि अपने विफलता को आप छुपाना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है। आप देख लीजिए वहाँ सिर्फ दंगा हुआ है। इस दंगा को छुपाने के लिए और चुनाव में फिर पुनः वापस मुख्यमंत्री बनने के लिए इस कानून को हम पूरी तौर से खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं कि ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। इस तरीके से योगी जी एक समुदाय को टारगेट करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर योगी जी ये मानते हैं कि गौ हत्या या जीव हत्या गुनाह है, गलत है, अपराध है, उसी तरीके से बाल हत्या वो भी एक सबसे बड़ा अपराध है, जिसके प्रति ना हमारा धर्म इजाज़त देता है कि उस बच्चे का कत्ल करे जो हमारा खून है। ठीक है, ये कंसेप्ट है और ये कानून बिल्कुल गलत है। ये कानून किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है कि अगर वो चाहे कि पॉपुलेशन कम करने के लिए इस तरीके का अपराध किया जाए, वो जायज़ नहीं है। इस चीज़ का हम समर्थन खुल के नहीं करते। क्या लगता है कि वहाँ चुनाव होने वाला है इसकी राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम चुनाव का ही प्रकोप है। चुनाव खत्म होगा, इसके बाद सब लोगों को ये एक्चुअली उस समुदाय के लोगों को टारगेट करके अपना वोट बैंक बटोर रहे हैं। यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून को बिहार में भी लागू करने को लेकर बिहार में घमासान मचा हुआ है। यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो चली है। इस बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सबका मुद्दा है, ये देश के विकास का मुद्दा है। यही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये धर्म और राजनीति का मुद्दा कतई नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार से पहले जनता को खुद जगना पड़ेगा और मेरा आग्रह होगा अपने तमाम इस 12 करोड़ जनताओं से, सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों से कि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं करेंगे तो आपका परिवार, आपका समाज, आपका राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। लाख आप कमाइएगा, वो सारा परिवार में ही खर्च हो जाएगा, बीमारी में खर्च हो जाएगा और देश और आपका परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है, उसके पहले जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जो भी समस्या आएगा उसका निदान किया जाएगा। वहीं भाजपा सांसद अजय निषाद ने अल्पसंख्यकों को जनसंख्या वृद्धि का कारण बताते हुए कहा कि अगर ये देश आपका है तो इसको आगे बढ़ाने में जनसंख्या नियंत्रण मुस्लिम समुदाय को करना पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इस कानून को लाके भाजपा उनको टारगेट कर रही है। तो भाजपा क्या, सबसे ज़्यादा अगर गरीबी आप देखेंगे तो मुस्लिम परिवार में, और उसका सबसे बड़ा कारण उनकी जनसंख्या है। आज के जो उन्नत भारत और विकासशील भारत के लिए ये सब जो मानसिकता है माइनॉरिटी लोग का, वो मन से निकालिए, बच्चे को सीमित कीजिए, उसको शिक्षित बनाइए। ये देश उनका भी है, विकास के गति में, विकास में पूर्णतः भागीदारी दीजिए, उसके लिए आपको शिक्षित होने की भी जरूरत है। वहीं तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी और कैबिनेट मंत्री देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है पर बिहार में गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार में सभी को लेकर चलना चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं को शिक्षित करने में जुटी है। शिक्षित महिलाएं खुद परिवार नियोजन में आगे है। बिहार में फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका कानून अलग है, वो कानून अपना बना रहा है, उस पर हम लोग क्या करेंगे। और हमारे नेता का तो उस पर ये आ गया है कि कानून से आप जनसंख्या की आबादी नहीं रोक सकते हैं, उसके अलग तरीके हैं। महिलाओं को शिक्षित कीजिए, महिलाओं को नौकरी में लाइए, तो अपने आप बिहार में देखा गया है, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार का जो प्रयोग हुआ उसमें देखा गया कि जितनी महिला शिक्षित होकर बाहर निकलती हैं वो अपने आप परिवार नियोजन को अपनाने का काम कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ विचारणीय बात है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा बैठक। बिहार में भाजपा भी गठबंधन में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक इशारा भी हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें राजनीति का नाम कहीं नहीं है। ये अपनी सोच है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो इससे पहले वहाँ आसाम में भी ये काम शुरू कर दिया। वो जो अभी नए वहाँ माननीय मुख्यमंत्री बने, बनते ही 1 महीने के अंदर उन्होंने ये कानून लाने का काम शुरू कर दिया। उप महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक 23 जुलाई को आम्रपाली ऑडिटोरियम में बुलाई गई है। मेयर सुरेश कुमार पर भी पार्षदों ने अविश्वास जताते हुए
अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को सौंप दी है। महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की विशेष बैठक नहीं बुलाई जाने को लेकर पार्षदों में आक्रोश है, जिसे लेकर वार्ड 46 के पार्षद नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू ने मंगलवार को नगर आयुक्त से मुलाकात कर बैठक में हंगामा होने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पार्षद चाहेंगे तो वह एक बार फिर मेयर पद के प्रत्याशी बनेंगे। उन्होंने कहा कि वह रण छोड़ नहीं है और अभी तक उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी लड़ाई मेयर या उप मेयर से नहीं बल्कि जिले के सोकाज किंग मेकर के साथ है। उन्होंने कहा कि अगर वह मेयर बनते हैं तो 8 महीनों में इतना काम करके दिखाएंगे जितना काम कई वर्षों में नहीं हुआ होगा। मेरा मकसद सिर्फ पद पाना नहीं है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मैंने नगर निगम की राजनीति में पैर रखा कि इस नगर निगम को पिछले सारे वो स्वयंभू जो किंग मेकर लोग हैं वो लोग लूटते आ रहे हैं और नगर निगम की स्थिति बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब की समस्याएं करीब करीब 20-25 साल से समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए और नगर निगम में वो भ्रष्ट जो किंग मेकर लोग हैं उनके आधिपत्य को ख़त्म करने के लिए हम नगर निगम में आए थे और नगर के विकास के लिए हम आए थे। इस काम में पद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बिना कोई पद के भी पार्षद रहते हुए भी मैं नगर निगम के विकास के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और इसीलिए मैं कर रहा हूं। और जो भी पार्षद जो विकास के लिए चिंतनशील हैं, जो ईमानदारी से काम विकास कराना चाहते हैं शहर का, वैसे पार्षदों को साथ लेकर के मैं जहां जहां समस्याएं हैं नगर विकास मंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ, नगर आयुक्त महोदय के यहाँ, डीएम महोदय के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं नगर निगम से जुड़ी हुई वहाँ मैं जा रहा हूँ। अभी भी मैं आया था नगर आयुक्त महोदय के यहाँ कि 12 और 13 वार्ड 14 वार्ड से बहुत प्रभावित है, वहाँ कुछ मदद भेजवाने के लिए मैं आया था और उम्मीद है कि नगर आयुक्त इतने त्वरित गति से समस्याओं का निदान करते हैं कि हमारे बाढ़ वाले समस्याओं पर भी जो आज बातचीत हुई है उस संबंध में भी वो निश्चित रूप से कदम उठाएंगे और बाढ़ राहत के लिए बाढ़ पीड़ितों के राहत के में भी सहयोग करेंगे। वोटिंग में भी हिस्सा लेंगे? वोटिंग में मैं निश्चित रूप से हिस्सा लूँगा। मैं कहीं से भी किसी से डरता नहीं हूँ। राजनीति में और सामाजिक जीवन में मेरी इस शहर में यही प्रतिष्ठा है कि नगर के विकास के लिए और समस्याओं के विकास के लिए मैं बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी कोई ग्रुपबाजी किए हुए मैं स्वच्छंद हूँ। मेरा स्वतंत्र विचार है, मेरा स्वतंत्र साथी हैं, मेरे स्वतंत्र पार्षद लोग हैं जो विकास के काम में हमारा साथ देने वाले हैं। उन लोगों को साथ लेकर के मैं चल रहा हूं और विकास के लिए मैं वोटिंग भी करूंगा। चाहे सामने में कोई भी नगर निगम में कोई भी भ्रष्टाचारी आएगा, कोई भी किंग मेकर होंगे, मैं उनके भ्रष्टाचारी विरोध भ्रष्टाचारी नीतियों का, उनके आचरणों का मैं निश्चित रूप से विरोध करूंगा। मुझे किसी से कोई भय नहीं है। कदम पीछे हटाने का कारण क्या? कदम मैं पीछे कहाँ हटा रहा हूँ? मैं रणछोड़ आदमी नहीं हूँ। हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षर करना मेरा काम नहीं है। आप लाना चाहते थे बदलाव निगम में, तो आप जब अविश्वास प्रस्ताव आए तो उस पर आपके हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर नहीं होना इसका मतलब थोड़ा है कि रणछोड़ है। मैं अपना जब चुनाव होगा तो मैं अपनी उम्मीदवारी दूंगा। मैं अब ये चुनाव कहाँ हुआ है? अविश्वास लगेगा, लोग लगा रहे हैं, गिरेगा और मेरी उम्मीदवारी होगी। यदि पार्षद चाहेंगे तो, पार्षद नहीं चाहेंगे तो मैं जनता के बीच फिर अगले चुनाव में डायरेक्ट चुनाव होना है। 90% जनता नंद कुमार प्रसाद शाह के पक्ष में है और डायरेक्ट चुनाव होगा। तो आप देखिएगा अगले वर्ष मैं बिना किसी
ग्रुपबाजी के बिना, किसी भ्रष्टाचार आचरण जो किंग मेकर लोग करते हैं, इनके बिना सहयोग का मैं मुजफ्फरपुर के नगर निगम के विकास के लिए मैं जनता द्वारा चुना जाऊंगा। जनता के चाहने में तो अभी 9 महीने हैं। नंदू बाबू क्या चाहते हैं? नंदू बाबू चाहते हैं कि यदि पार्षद लोग, जनता अभी भी चाहती है, मैं परसों भी एक डॉक्टर के यहाँ गया था, बहुत सीनियर डॉक्टर के यहाँ नहीं बताऊंगा, रोड चलता हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है नगर निगम में, नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराइए, ये अभी भी कह रहे हैं। लेकिन पार्षद, अभी पार्षद द्वारा चुनाव होना है, और पार्षद यदि चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और 8 महीने में ऐसा काम कर दूंगा कि जो 20 साल में नहीं हुआ है, 8 महीने में शहर की जनता को दिखा दूंगा कि काम कैसे होता है। इसलिए हमको विश्वास है कि अभी नगर आयुक्त जो यहाँ मुजफ्फरपुर में है, उनका भी विकास के प्रति बहुत गंभीर चिंतन है, और त्वरित निष्पादन में, किसी भी समस्या के त्वरित निष्पादन में हमारे नगर आयुक्त भी विश्वास करते हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि मैं यदि यहाँ के पद पर आता हूँ तो निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा गतिशील होकर के काम कर पाऊंगा। अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के छिट भगवतीपुर गांव में 28 वर्षीय टिंकू कुमार शाह की मंगलवार की सुबह डूबने से मौत हो गई। युवक की डूबने की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और शव को खोजने में जुट गए। थोड़ी देर बाद पानी में तैरता हुआ टिंकू का शव बरामद हुआ, जिसके बाद आनंद फानंद में लोग उसे लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को अहियापुर थाना पुलिस के द्वारा SKMCH में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद गांव में शव पहुंचने पर मातम पसरा हुआ है। टिंकू कुमार शाह के पिता किशोरी शाह ने बताया कि पूरा घर बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है, शौचालय तक डूब चुका है, जिसके कारण टिंकू बाहर शौच करने के लिए गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों को स्थानीय मुखिया मंजू देवी के द्वारा कबीर अंत्येष्टि योजना की राशि उपलब्ध कराई गई है। जी, हम वहीं पे कपड़ा खींच रहे थे, ठीक है, हम गए थे कपड़े लाने के लिए, तो हम देख रहे कि वहाँ उधर से वो आ रहा है, पानी के रेत बहुत तेज था वहाँ, तो इसी का हम देख ही रहे थे कि वो रेतवा में बह रहा था, तब हम हल्ला किए तो वहाँ पर 3 लोग आए। कितना देर के बाद निकला है बाहर? 1 घंटे के बाद निकला है। उसके बाद कहाँ क्या किए हैं आप लोग? हम लोग हल्ला किए तो वहाँ पे आदमी लोग जुटा है। नदी से निकालने के बाद हॉस्पिटल वगैरह लेके आए? जी, यही मेडिकल लेके आए। तो डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर तो अभी जो लिखा पढ़ी करेंगे डॉक्टर साहब। मर गया कि जिंदा है? बोला कि मर गया। यहाँ से घर से निकले बाथरूम करने के लिए, बाथरूम को गया रहा था, गोश्त फिर गया, धार में पड़ गया, बोला सीधा मतलब बह गया, मतलब तो रेहड़ी पर आया तो सब पब्लिक सब जुट गया, मतलब निकालने पकालने के लिए छान छीन किया है। यही घटना है। आप लोगों को कैसे पता चला है? रेहड़ी पर आया, अच्छा, हल्ला हुआ है तो हम लोग गए हैं तो क्या देखे हैं? गए तो मेरा लड़का बोलो डूब गया, आपको तो छान पान किया है, सब डूबी मार के जाल से सब निकल कर पकड़ किया है। कितना देर के बाद मिला है? करीब 1 घंटा। 1 घंटा जी, 1 घंटा। तब तक निकाले तो जिंदा था कि मर गया था? खत्म था। अच्छा, फिर आगे क्या किए आप लोग? आगे को मेडिकल आ गया। अच्छा, क्या करता था? लेबर अथी में काम करता था, टेंडर वाला मजदूर का मजदूरी का। अच्छा, शादी उदी हो गया था? कितना उम्र? 2 बच्चा है। कितना उम्र होगा? 26 साल होगा। वो 26। आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग परिजन हैं? आगे से इसका मतलब चाहते हैं कि कुछ अथी निकालने के लिए सर डिसाइड आप लोग को करिए। सूचना मिली कि ऐसे हमारा ग्रामीण था, घर आने के क्रम में वहाँ पर बहुत तेज बहाव है। हमारे माननीय CO साहब भी उस दिन परसों आए थे देखने के लिए। घर आने के क्रम में रफ्तार में तो थोड़ा पैर स्लिप कर गया, जाकर के गहरा पानी था, उसमें डूब गया। किस जगह हो गया? वो छिट भगवतीपुर में बांध के पास। जो डूबा उसका नाम क्या है? टिंकू सा नाम है उसका, पिता किशोरी सा। मुआवजा की राशि वगैरह? मुआवजा की राशि के लिए CO साहब से हमारी बात हुई, CO साहब भी भेज दिए, कर्मचारी महोदय हमारे आए हुए हैं, थाना को मैंने फ़ोन किया, थाना भी आए, उसके बाद वहाँ से भेज दिया गया मेडिकल, पोस्टमार्टम आएगा तो बाद बाकी प्रक्रिया जो सरकार का है, जो 4 लाख रुपया का चेक मिलता है वो मिलेगा इनको। मंगलवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में बाढ़ की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने प्रखंडों में बाढ़ की अद्यतन स्थिति पर सतत नजर बनाए रखें। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्य एवं बचाव से संबंधित किए जा रहे
कार्यों का सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया है कि आपदा की स्थिति में किसी भी स्तर पर कोताही पर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंडों में चल रहे सामुदायिक रसोई का समय समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित करें एवं निरीक्षण प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रसोई में समय पर भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, साथ ही भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिकायत पर संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्रों में नावों का परिचालन, पॉलीथीन सीट्स की उपलब्धता एवं वितरण, मेडिकल कैंप, पशु कैंप, सूखा राशन पैकेट वितरण, मुख्य बांधों की अद्यतन स्थिति इत्यादि की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि वरीय पदाधिकारी के साथ जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय अधिकारी वर्तमान स्थिति में अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता के साथ करें। जिलाधिकारी ने जिले वासियों से अपील की कि अपने बच्चों को नदियों के किनारे नहीं भेजें, इससे दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और साथ ही अफवाहों से बचें। जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार द्वारा बाढ़ की अद्यतन स्थिति को लेकर के समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से जिले में जो सामुदायिक केंद्र चल रहे हैं, सामुदायिक रसोई घर चल रहा है, उसमें भोजन की गुणवत्ता को लेकर के और भोजन लोगों को समय पर मिले, इस बाबत उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ के समय किसी भी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को आगामी पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा विभिन्न कोषांगों द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी कोषांग सक्रिय हो आगामी पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक कराने की दिशा में कार्यों को गति दें। समीक्षा के क्रम में विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अब तक की गई तैयारियों एवं आगे की जाने वाली तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक में कोषांगों द्वारा कराए जाने वाले कार्य एवं उसमें आने वाली कठिनाइयों के संबंध में भी अवगत कराना सुनिश्चित करें। वो आगामी पंचायत निर्वाचन 2021 के मद्देनजर हुई, उसके सफल संचालन को लेकर के विभिन्न कोषांगों के वरीय और नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिसमें कहा गया कि सभी कोषांग सक्रिय होकर अभी से काम करना शुरू करें ताकि पंचायत चुनाव 2021 का सफलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित की जा सके। मंगलवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, पूर्व नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी सहित संगठन के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को होने वाले पार्टी के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। साथ ही पिछले कार्य समिति की बैठक के बाद से अब तक के कार्यक्रमों की जानकारी ली गई। आज जिला कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारे बिहार प्रदेश के सह संगठन महामंत्री श्रीमान रत्नाकर भाई साहब जी का आगमन हुआ। कार्य समिति बैठक में विगत कार्य समिति बैठक से इस कार्य समिति की बैठक के बीच में हुए गए कार्यों का प्रतिवेदन जिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और मुख्य अतिथि के द्वारा आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है। तो आगामी 25 सितंबर तक के कार्यक्रमों का आदरणीय सह संगठन महामंत्री जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के लिए काम है और सभी लोग इनके बताए गए मार्ग पर आगे जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। यह बैठक पूर्ण रूप से संगठनात्मक बैठक थी, कैसे संगठन को धारदार बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, बूथ स्तर के कार्यकर्ता क्रियाशील हो, इसको लेकर के ये बैठक किया गया था। नहीं, इस हम लोगों ने अभी पंचायत चुनाव पर कोई चर्चा नहीं की है। आगामी बैठक और पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी। मंगलवार को इनर व्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के द्वारा एक जरूरतमंद महिला की ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद की गई। क्लब के द्वारा कुर्सी और सहायता राशि भी दी गई। क्लब के अध्यक्ष गार्गी श्रीवास्तव ने कहा कि इस पार्लर में गरीब लड़कियों को निःशुल्क ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। मौके पर क्लब की सदस्य पूनम रानी, एडिटर सीमा श्रीवास्तव सहित पार्लर की सदस्य मौजूद थीं। किया गया क्या कार्यक्रम किया गया? आज हम लोगों ने एक ब्यूटी पार्लर खोला है
जो काम मतलब कि करने में और लड़कियों को या महिलाओं को दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जिला साइड में हम लोग खुलवा लें। तो हमारी मीरा है, मीरा जी कुछ प्रशिक्षण भी दिया जा सके। तो कुछ लोगों को हम लोग को प्रशिक्षण दिलवाएंगे, अभी नहीं, अभी तो खुला है, अब बाद में हम लोग आगे सोचेंगे इसमें महिलाओं को फ्री में प्रशिक्षण करवाएंगे। और यही हम लोग का चेयर है, चेयर भी हम लोगों ने नया प्रोवाइड हुआ है, ये रूम हुआ है, रूम भी हम लोगों ने दिया है, पूरा सब लगवाया गया है, सब नया खुला है यहाँ पर। क्या परिचय हुआ? मेरा गार्गी श्रीवास्तव, इंडियन गिल्ड क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर अध्यक्ष। मंगलवार को शहर के इमली चट्टी स्थित जदयू कार्यालय में युवा जदयू कमेटी का विस्तार किया गया है, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता देवेश चंद्र ठाकुर मौजूद थे। दरअसल बैठक में मोहम्मद इकबाल हुसैन को जदयू युवा महानगर के पद पर मनोनीत किया गया, साथ ही जिला कमेटी का विस्तार किया गया। इस दौरान युवा जदयू जिलाध्यक्ष भारतेंदु सिंह, मुख्य प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों को आज नए दायित्व मिले हैं, उन पर विश्वास है कि पार्टी के सिद्धांतों से युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और नीतीश कुमार का जो संदेश है बिहार में विकास का और न्याय के साथ विकास का, उस काम में अपना हाथ बटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं जिला अध्यक्ष भारतेंदु जी का, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान सर का, प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सर का और हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। युवा का आज महानगर अध्यक्ष पद से मुझे मनोनीत किया गया है। मैं सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ में युवा विंग को मजबूत करूंगा, जदयू पार्टी को मजबूत करूंगा। जो भी गाइडलाइन हमको ऊपर से आला कमान से निर्देश मिलेगा, मैं उसका सच्ची निष्ठा से पालन करूँगा। तो युवा के महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। माननीय युवा के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और आशा है कि युवा को ही महानगर में मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ ही आज हमारा जिला कमेटी युवा का विस्तार किया गया है, जिसमें सभी लोगों को, सभी वर्गों को सामंजस्य बैठाकर इस कमेटी की घोषणा की गई है, ताकि ये कमेटी इतना अधिक प्रभावशाली और मजबूत हो कि हमारे आने वाले समय में हमारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को जहां तहां प्रचार प्रसार करेंगे और मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे और मजबूती से पार्टी के लिए काम करेंगे। युवा महानगर के अध्यक्ष इकबाल जी बने हैं और भी युवा टीम की पदाधिकारी भारतेंदु जी के नेतृत्व में नियुक्ति की गई। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों को आज चयनित किया गया है, जिनको नए दायित्व दिए गए हैं, वो हमारे पार्टी के जो सिद्धांत हैं उससे और जितनी आम जनता है और युवा हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे और नीतीश कुमार का जो संदेश है बिहार में विकास का और न्याय के साथ विकास का, उस काम में अपना हाथ बटाने का काम करेंगे। मैं उन्हें इस काम के लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बंदरा प्रखंड के रामपुर महिनाथ महुआ ढाला गांव में बाढ़ आने की आशंका से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को पिलखी हरपुर पुल के पास आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आवागमन बाधित रहा, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बूढ़ी गंडक की बांध अगर टूट जाती है तो गायघाट विधानसभा क्षेत्र के सिमरा, बरगांव, हरपुर, रतवाड़ा, मुतुलपुर, सिमरा सहित दरभंगा जिले के कई गांवों में तबाही मच जाएगी। गांव वाले पानी को रोकने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दिक्कत है हमारे सबको जी कि 3 दिन से वहाँ माया उठाला पर पानी पा रहा है, वहाँ पर बहुत तेज में पानी हुए जा रहा है। धीरे कोई समस्या हल नहीं, वहाँ पानी तेज पा रहा है अभी तक। रोड जाम करने से क्या फायदा है? फायदा है जी कि रोड जाम होगा तो फिर समस्या का सल होगा, समाधान होगा। प्रशासन आएगा, देखेगा भाई क्या कमी है। अभी तक प्रशासन आया कि नहीं? अभी तक नहीं आया, 2 घंटा से रोड जाम है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद? मंत्री नहीं आया। यहाँ कमेटी हमारे हर स्कूल में भरा हुआ, सब यहाँ के सांसद और विधायक कोई भी नहीं आया अभी देखने के लिए। 2 घंटा से हम रोड जाम कर रखे हम लोग। पेट्रोलियम पदार्थों में जबरदस्त मूल्य वृद्धि से डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस सहित सभी सामानों के दामों में जबरदस्त उछाल आने से आम जनता कराह रही है, जिसके विरोध में मिठनपुरा चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर के सदस्यों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार विरोधी नारे लगाए, साथ ही थाली पीट कर विरोध किया। नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये और बेलगाम महंगाई के विरोध में नेतृत्व करने वाले संजय सिंह ने बताया कि देश में महंगाई से आम लोग त्रस्त है और सरकार उसे रोकने में विफल साबित हो रही है। अब आम जनता सड़कों पर
उतर गई है। अगर समय रहते सरकार नहीं चेती तो आने वाले दिनों में आम लोग सड़कों पर उतरेंगे। आंदोलन आज का नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जब भी देश की जनता पर कहीं कुछ अत्याचार का माहौल बनता है तो ये निरंतर प्रयास करती है कि उस पर अंकुश लगाया जाए। और ये कांग्रेस का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैये, बेलगाम महंगाई को नियंत्रण में किया जाए, इसके लिए कांग्रेस जनता के साथ है और महंगाई के खिलाफ है। सबसे विडंबना इस बात की है कि जिस नरेंद्र मोदी की सरकार जो आज कायम है, जब ये विरोध में होती है तो इसको 60 रुपये का पेट्रोल महंगा लगता है, इसके 49 रुपये का डीजल इसको महंगा लगता है और 400 रुपये का एलपीजी गैस महंगा लगता है। और जब ये खुद सत्ता में आती है तो 105 रुपये का पेट्रोल पर भी ये सरकार खामोश रहती है और इसके चमचे बेलते इसका जिंदाबाद करते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ये सरकार जनता को छल कर, जनता के साथ फरेब रचकर और पूरे मुल्क में एक जाति, धर्म और मजहब के नाम पर विभाजन का माहौल बनाकर निर्लज्ज की तरह सरकार सत्ता चला रही है। और कांग्रेस इसका निरंतर विरोध करती रहेगी और आखिरी दम तक इसका विरोध करेगी। निरंकुश सरकार नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी ने बुराड़ी से विधायक संजीव झा को बिहार राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें दिल्ली पूर्वांचल फ्रंट का प्रभारी बनाया गया है। उसके बाद से संजीव झा की सक्रियता बिहार में बढ़ गई है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर की जा रही बैठक के बाद उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव से बिहार में आगाज करेगी। देखिए, आज हमने अपने मुजफ्फरपुर जिले की जितने कार्यकर्ता समीक्षा बैठक किया और बहुत सारे कार्यक्रमों में बात हुआ कि किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना है, क्या हमारी कार्य योजनाएँ होंगी। तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा हुई और जिस तरह से राज्य की सरकार की नकारापन है उसको कैसे हम जनता के बीच में ले जाएंगे, इन तमाम बातों को लेकर समीक्षा हुई। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा, बहुत सारी जनता कह रही है कि जिस तरह से राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री जनता को अंधेरे में छोड़कर, आप देखिए पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर व्यस्त थे कि केंद्र में उनके कितने मंत्री बनने हैं। लगातार दिल्ली के अलग अलग दरवाजे खटखटा रहे थे। सुनने में ये आया है कि वो 4 मंत्री की मांग कर रहे थे और 1 मंत्री पद उनको मिला। अब पूरी कवायद ये हो रही है कि अगर बिहार का एक्सपेंशन होगा तो बीजेपी कितनी मंत्री बनेंगे। यानी जद्दोजहद केवल कुर्सी की है, जनता के काम का नहीं है। और जिस तरह की खींचातानी दिख रही है, मुझे नहीं लगता ये सरकार कुछ ज़्यादा लंबा दिन चलने वाला है। सुशासन बाबू अपने आप को कहते थे और इनके सरकार के अपने मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हमारे 80% मंत्री जो है वो घुसखोर है, वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार करते हैं। शराबबंदी कानून का को लेकर के बड़ी वाही उठाता उन्होंने कि शराबबंदी कानून हम लेकर के आए, लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस शराब का दुकान से पहले शराब मिलती थी, आज सरकारी होम डिलीवरी हो रही है, वो पुलिस थाने से मिल रही है। एक पैरेलल, और देखिए कोई स्थान या कोई नंबर का ये गेम नहीं है। हम सबको जनता के, हाँ, हम सबको जनता के मुद्दों पर जनता जिस तमाम चीज़ों से परेशान है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे लूट हो, चाहे आतंक हो, इन तमाम मुद्दों को बहुत मजबूती से सड़कों पर उठाना है, उनके साथ खड़ा होना है। और मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने कहा कि हर कोई ये कहता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, बस एक रास्ता देना। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे साथी लोगों के बीच में जाएंगे तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा आपको दिखेगा। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिन न्यूज़।